बीते कुछ वर्षों से समाज के हर तबके के साथ खड़े रहना आदत है जिसकी, हर समय मदद के लिए तैयार रहना फितरत है जिसकी, इंसान ही नहीं जानवरों से भी हमदर्दी रखने वाला इंसान, वो इंसान जो दूसरों को खुद से ज़्यादा तवज्जो देता है। जी हाँ, यहाँ बात किसी फरिश्ते की नहीं, इंसान की ही हो रही है। हम बात कर रहे हैं सरताज जनसेवा ग्रुप के पीआरओ की, जो कि अपने लिए ना सही बल्कि समाज के लिए उतर आए हैं राजनीति में। अब की बार महेंद्रगढ़ विधानसभा से भावी विधायक कुलदीप यादव। स्टेट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनका नाम है कुलदीप यादव, जो कि सरताज जनसेवा ग्रुप के पीआरओ हैं। ये एक समाज सेवी हैं जिन्होंने पिछले काफी समय से जनता की सेवा की है और जनता के कोई भी काम हो उनको करने के लिए तत्पर रहते हैं। कुलदीप जी, आपका स्टेट न्यूज हरियाणा में स्वागत है। जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। कुलदीप जी, आप हमें बताइए कि अभी जो आप जिला सचिवालय को महेंद्रगढ़ में लाने के लिए जो आपने मांग उठाई है, काफी समय से आप उसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पीछे भी आपने इसके लिए एक धरना प्रदर्शन किया था जिसपे कि आपको शायद आश्वासन भी मिला था, तो वो आपने दोबारा से एक बार शुरू कर दिया है, तो उसके पीछे क्या कारण है सर? बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि जो जिला मुख्यालय है हमारे, ये बहुत पुरानी मांग है जिला मुख्यालय को, और जिसको लेकर हमने 25 नवंबर ने एक कमेटी बनाई थी। यहाँ के जो सामाजिक लोग हैं, संगठन, उनको मिलाकर महेंद्र सम्मान संघर्ष समिति, और उसी के माध्यम से हमने 30 नवंबर से यहाँ महेंद्र कोर्ट के सामने धरना शुरू किया था और वो लगातार 41 दिन तक चला था। उसमें बीच में जो हमारे समिति के प्रधान है उन्होंने अनशन भी किया था। तब जाके सरकार ने इस बात को माना था कि भाई ठीक है, इस बात पर सुनवाई होगी। और यहाँ के जो स्टिंग एमएलए हैं, शिक्षा मंत्री हैं, वो हमें आश्वासन दे के गए थे कि 1 महीने का समय मुझे चाहिए, क्योंकि प्रक्रिया मैं पूरी करवाऊंगा, लिखित आदेश करवाने हैं। तो 10 फरवरी तक उन्होंने हमें समय मांगा था कि 10 फरवरी तक जो जिले लेवल के जितने भी अधिकारी होते हैं, डीसी, एसपी, डीएसडब्ल्यू और भी जो अधिकारी हैं, वो महेंद्र में बैठने लगेंगे। लेकिन 10 फरवरी का समय था, वो उनका निकल गया। उसके बाद में उन्होंने 10 दिन का फिर समय मांगा, वो समय भी निकल गया। फिर हमें 22 फरवरी को दोबारा से मजबूरन दोबारा से इस धरने को हमने स्टार्ट किया, क्योंकि हमने पहले जनता से वादा किया था कि भाई अगर सरकार इस मांग को पूरा नहीं करती है तो संघर्ष समिति दोबारा से हम इस धरना को शुरू करेंगे। और 22 फरवरी से आज फिर दोबारा 21 दिन इसको पूरे होने वाले हैं। इस मांग को लेकर हम दोबारा से संघर्षरत हैं, और जब तक सरकार इस बात को पूर्ण रूप से लागू नहीं कर देती, हम जनता के माध्यम से, यहाँ के जो सामाजिक संगठन उनके माध्यम से इस मांग को सरकार के सामने रखते रहे। कुलदीप जी, अब आपने राजनीति में आने का विचार भी बना लिया है, तो उसके पीछे क्या कारण रहे हैं? आपने राजनीति में आने के लिए कैसे सोचा? बिल्कुल, देखो, राजनीति जो है ना, पहले कहा गया कि राजनीति एक समाज सेवा का हिस्सा होता है। हालांकि पीछे कुछ वर्षों में जो हिंदुस्तान की राजनीति है उसमें कुछ नेता ऐसे आए जिन्होंने लोगों के काम कम करवाए और पैसा कमाने का ज्यादा काम किया। तो इस वजह से राजनीति को यहाँ की जनता थोड़ी सी अलग दृष्टि से देखने लग गई। और जहाँ तक राजनीति में आने का विषय है कि हम पीछे में कई सालों से जो हमारा ये संगठन है सरताज जनसेवा ग्रुप, इसके माध्यम से हम एक्टिव हैं पूरे जिले में। और लोगों के जो भी काम होते हैं हमसे जो बन पाए हैं, सामाजिक काम हमने करवाए हैं। लोगों, बुजुर्गों की चाहे पेंसिल बनवाने की बात हो, विधवाओं की पेंसिल हो, और भी चाहे हमारे युवाओं के साथ कभी अन्याय अत्याचार की बात आई या हमारे जो क्षेत्र के साथ कभी भेदभाव की बात आई, तो हमने संगठन के माध्यम से सरकार के सामने और प्रशासन के सामने हर मांग को उठाया है। लेकिन हुआ क्या कि हम, जहाँ मैं अपनी विधानसभा की बात करूं, महेंद्रगढ़ विधानसभा की, तो हमारी विधानसभा का जो क्षेत्र है आज बहुत पिछड़े हुआ है। क्योंकि यहाँ की जो जनता है वो ये मान के चलो कि जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जो हर रोज का आदमी की जरूरत पड़ती है, उनके लिए भटक रही है। तो हमने काफी लंबे समय तक यहाँ काम किया। तो यहाँ के लोगों की डिमांड थी कि पीछे काफी साल से, जहां तक मैं बात करूं कि वैसे तो 60 साल, और लेकिन राज की बात करें तो 40 साल यहाँ 2 नेताओं ने राज किया है। और लोगों के काम और सामाजिक काम और जो यहाँ के क्षेत्र के जो काम है वो उन्होंने करवाए भी नहीं और मांग भी नहीं उठाई कभी उनकी। तो यहाँ की जनता बड़ी परेशान थी। उनकी एक डिमांड थी कि जी हमें कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ 2 नेता बार बार राज कर रहे हैं, विकास हो नहीं रहा है। महेंद्रगढ़ आज पूरे हरियाणा में पिछड़े हुआ है, इस बात में कोई दो राय नहीं कि यहाँ के पब्लिक को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई। तो इस वजह से हमने लोगों की ये मांग को देखते हुए राजनीति में आने का मन बनाया है, ताकि जो हमारा जो पिछड़े हुआ क्षेत्र है उसकी हम सरकार के साथ सामने पैरवी कर सकें और हमारे क्षेत्र को
जो आज बहुत पीछे चला गया उसको एक जो दूसरे जिले हैं उनके पैरेलल में हम लेके आ सके, और यहाँ की जो जनता है उसको मूलभूत सुविधाएं हम प्रोवाइड करवा सके। ये जनता की मांग को देखते हुए, हमारे युवा साथियों की मांग को देखते हुए हमने राजनीति में आने का भी एक बार मन बनाया। सर, आपने अभी बताया कि आपका जो ज़िला महेंद्रगढ़ है वो काफ़ी समय से पिछड़ा हुआ है या उसमें बहुत सी समस्याएं और भी हैं, तो आप अगर यहाँ से एमएलए बनते हैं तो वो कौन से वो कार्य होंगे जो आप करेंगे? बिल्कुल, जैसे अगर विकास कार्यों की हम बात करें तो हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है बहुत पिछड़ा हुआ है। इसमें हमें ग्राउंड लेवल से, धरातल से काम करना पड़ेगा। सबसे पहले जो हमारी पब्लिक की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो हम तीन यहाँ की हैं, जो बात है शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार। अगर हम बात करें मेडिकल फैसिलिटी की, तो हमारी जो विधानसभा क्षेत्र है इसमें कोई मेडिकल की सुविधा नहीं है। यहाँ अगर किसी हमारे साथी का, किसी बुजुर्ग का, माता बहन का एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें यहाँ से कम 200-250 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। यहाँ कोई न तो बड़ा मेडिकल कॉलेज है, न ही हॉस्पिटल है। और जितनी भी सरकार बनी, यहाँ विधायक बने, हर सरकार में इसकी घोषणाएं हुई है कि महेंद्र का जो हॉस्पिटल है उसको बड़ा बनाया जाएगा, ट्रामा सेंटर बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, जैसे का तैसा है। तो ये सबसे हमारा अहम काम रहेगा कि मेडिकल की सुविधाएं हम लोगों को प्रोवाइड करवाएं। दूसरा, अगर बात करें तो शिक्षा का हमारा मेरठ जिला हब है, लेकिन जो गवर्नमेंट शिक्षा है, सरकारी स्कूलों को बहुत बुरा हाल है। यहाँ किसी भी सरकारी स्कूल में आप जाकर देखेंगे बहुत बुरा हाल है। कुछ एक सरकारी स्कूल जो जहाँ के अगर अध्यापक अच्छे हैं या कुछ सामाजिक संगठन अपने लेवल पे उनको ठीक करवा रहे हैं लोगों में जागरूकता लाकर, बाकी अगर सरकार के रोल की बात करें तो नील है। कोई यहाँ पर कोई सरकार की तरफ से, यहाँ शिक्षा मंत्री भी अब की बार हमारे मेरठ जिले से हैं, लेकिन मेरठ जिले के स्कूलों में आप जाकर देखो बुरा हाल है। और अगर तीसरी बात मैं करूँ कि रोजगार की, क्योंकि रोजगार आज हमारे देश की लगा लो, क्षेत्र की लगा लो, सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। और जहाँ रोजगार की बात आती है तो वैसे तो हर सरकार, कोई भी बड़ो नेता ये दावा करता है कि हर घर में एक रोजगार देंगे, लेकिन हम आंकड़ों की बात करें तो किसी भी सरकार के पास या नेता के पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हर घर में एक हम रोजगार देते हैं। क्योंकि सरकारी वैकेंसियों की बात करें तो वो सीमित होती हैं। सरकार ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है कि जो वैकेंसियां खाली हैं उनको हम ईमानदारी से भर सकते हैं, इतना ही कर सकती है। अगर रोजगार के आयाम हमें स्थापित करने हैं तो यहाँ जैसे प्राइवेट बड़े उद्योग धंधे, जैसे हम मारुति कंपनी के लिए पीछे संघर्ष कर रहे हैं, 2-4 जो बड़े उद्योग धंधे अगर हमारे जिले में यहाँ आएंगे तो प्राइवेट रोजगार लोगों को मिलेगा। और एक हमारे हरियाणा में एक पॉलिसी नहीं है, उसके लिए हमें प्रयास रहता है कि हमें जो यहाँ जो बड़े उद्योग धंधे हैं, जैसे बावड़ में, मानेसर में है, वह हमारे जो क्षेत्र के लोगों को आरक्षण नहीं मिलता। जमीन भी हम देते हैं, पानी भी हम देते हैं, और रोजगार अदर स्टेट क्या क्या करते हैं। तो उस चीज का भी हम नियम लाएंगे कि यहाँ हमारे क्षेत्र में बड़ी कंपनियां आए और उनको, यहाँ के लोगों को आरक्षण भी मिले। तो उससे क्या होता है, बेरोजगारी खत्म होगी, एक तो पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार मिलेगा, उसके बाद में जो छोटे लेवल के जो उद्योगपति हैं उन्हें उद्योग स्थापित करने की वहां जगह मिलेगी। क्योंकि एक बड़ा उद्योग आता है तो उसके पीछे लघु उद्योग स्थापित हो जाते हैं, जो उनमें माल सप्लाई किया जाता है, ट्रांसपोर्ट का काम बढ़ता है, हर चीज का काम बढ़ता है। अगर यहाँ बड़े उद्योग धंधे आते हैं तो इस लेवल के हमें काम करने पड़ेंगे। और उसके बाद में अगर ज्यादा विकास की बात करें तो हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, यहाँ हाईवे भी नहीं है, रेलवे लाइन भी नहीं है, हर लेवल पे हमें काम करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर यहाँ की जनता हमें मौका देती है तो हम जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको हम जल्द से जल्द प्रयास करेंगे सरकार के सामने कि जो हमारा क्षेत्र आज मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है वो हमारी प्रथम हो रहेगी। उसके बाद में जो बड़े बातें मैंने बताई कि प्राइवेट उद्योग धंधों के हम प्रयास करेंगे कि हमारे जिले में लाएं, क्योंकि प्राइवेट उद्योग धंधों में भी सरकार का अहम रोल होता है। जब कोई बड़ी कंपनी या उद्योग आता है तो उनको सुविधाएं प्रोवाइड करवानी पड़ती हैं, और वो सुविधाएं मेन होती हैं यहाँ की रेल लाइन और ट्रांसपोर्ट के लिए हाईवे। तो अगर ये होंगे तभी वो आ पाएंगे, तो उनके लिए हमें इस प्रकार की सुविधाएं देनी पड़ेंगी ताकि जो उद्योगपति हमारे जिले में आए, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। और जो सबसे अहम जो हमारी विधानसभा का मुद्दा है जिला मुख्यालय का, जिसके लिए हर व्यक्ति को हर रोज नारोल जाना पड़ता है, एक छोटे काम के लिए भी बड़े काम के लिए, चाहे किसी को पेंसिल बनवानी हो, कन्यादान लेना हो, लाइसेंस बनवाना, हर काम के लिए हमारे लोगों को नारोल जाना पड़ता है। तो अगर हमें इस प्रकार का जनता आशीर्वाद देती है तो इस समस्या को हम जरूर खत्म करेंगे कि ऐसा सरकार में प्रावधान लेके आएंगे कि यहाँ के जो लोग हैं उनको काम के लिए नारोल न जाना पड़े। जो जिले लेवल के जो अधिकारी हैं वो हमारे महेंद्रगढ़ में बैठे, ताकि हमारे जो यहाँ की जनता है वो उनकी फाइलें यहीं जमा हो, और रोज का जो उनका झंझट है नारनौल जाने का, जिससे समय भी खराब होता है और उनका पैसा भी वेस्ट होता है। तो ये जो मुद्दे हैं हमारे विधानसभा के, इन पे हम सबसे पहले वर्क करेंगे
और उसके बाद में हम प्रयास करेंगे कि यहाँ बड़े बड़े जो बड़े काम भी हमारे हों, जैसे बड़ा रेलवे का प्रोजेक्ट हो, बड़े उद्योग धंधे हों, उसमें भी हम सरकार के माध्यम से और प्राइवेट जो उद्योगपति हैं उनसे हम संपर्क करके वो यहाँ लाने का प्रयास करेंगे। सर, आपने अभी जिक्र किया सरकारी स्कूलों का और सरकारी हॉस्पिटल का, तो आप क्या सोचते हैं कि सरकारी स्कूलों का जो स्तर है वो कैसे सुधारा जा सकता है, और हॉस्पिटल के बारे में भी आप कुछ बताएं। देखो, जहाँ तक अभी मैं बात करूं कि हमारी जो आबादी है, जिसको हम मध्यम वर्ग बोलते हैं, और हमारे देश का लगा लो, हमारे जिले का लगा लो, ज़्यादातर आबादी मध्यम वर्ग में आती है। और मध्यम वर्ग की हम बात करें कि मध्यम वर्ग के लोगों का पैसा कहाँ खर्च होता है, वो दो ही जगह जाता है। या तो वो हॉस्पिटल में जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में। जब कोई हमारा साथी घर में परिवार में दिल से बीमार हो जाता है तो लाखों पैसा हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाता है। दूसरा, हमारा पैसा व्यर्थ हो रहा है प्राइवेट स्कूलों में, क्योंकि जहां 1,000 रुपए किसी बच्चे की फीस होनी चाहिए, वहां 5-5 हजार रुपए उनसे फीस ली जा रही है। तो इन दोनों स्तर को ठीक करना पड़ेगा। ये दोनों स्तर अगर ठीक होते हैं तो जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जिनकी आबादी ज्यादा है, उनका पैसा का जो ज्यादा खर्च हो रहा है वो एक लेवल में आएगा, और हमारा जो व्यक्ति है उसकी आय बढ़ेगी। और जहाँ ठीक करने की बात है तो इसमें क्या है कि मेडिकल में क्या होता है कि सरकार की सुविधाएं सरकार हर योजना देती है, लेकिन वो सुविधाएं एक गरीब आदमी तक, एक आम नागरिक तक पहुंच नहीं पाती। उसमें टेक्निकल फॉल्ट हो जाते हैं कि अधिकारी, जो नीचे वाले जो अधिकारी हैं, वो उसको लिपापोती कर देते हैं। ऊपर से आदेश आता है सरकार का, इस चीज को फॉलो करो, लेकिन वो फॉलो हो नहीं पाती। जो एक गरीब आदमी को जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती, वो उससे वंचित रह जाता है। उसका जो मेन कारण है वो कारण है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी उदासीनता। अब जनप्रतिनिधि, अब मान के चलो कि यहाँ के शिक्षा मंत्री है, अब शिक्षा मंत्री का ये होना चाहिए कि शिक्षा मंत्री को स्कूलों के देखना चाहिए कि स्कूलों में क्या हो रहा है, किस स्कूल में कितने बच्चे हैं। नहीं है तो उसका कारण क्या है, उसका कारण जानने की कोशिश करेंगे कि पब्लिक गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को क्यों नहीं भेज रही, उसका क्या रीजन है। तो इसमें जो जनप्रतिनिधि की उदासीनता के कारण लोगों का यहाँ से रुख हटा है, क्योंकि सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है आज के दिन बिगड़ी हुई है। वहाँ कोई जो स्टाफ है वो भी बच्चों पे, ज्यादातर स्टाफ वाले ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनको सरकार का इस प्रकार का कोई भय नहीं होता भी कोई मंत्री इस चीज को चेक कर लेगा, या किसी स्कूल का औचक निरीक्षण हो जाएगा, या आप कितने समय पर आ रहे हैं, गैर हाजिर हैं, इस प्रकार की कोई प्रतिक्रिया होती नहीं है। इसलिए जो हमारे अधिकारी हैं वो इस मामले में बड़े सुस्त हैं। वो सिर्फ आंकड़ों में लिपापोती कर देते हैं कि ये सरकारी आंकड़े ये हैं, बाकी ग्राउंड लेवल की बात करें तो ग्राउंड लेवल पे वो चीज लागू नहीं होती। जैसे आप गवर्नमेंट स्कूल जो है, हॉस्पिटल की हम बात कर लें, सरकार की तरफ से बहुत फैसिलिटी मिलती है, अनेकों योजनाएं हैं, लेकिन वो धरातल पे तो काम नहीं आ रही किसी गरीब आदमी के। जब आदमी बीमार होता है तो वहां उसको फैसिलिटी देते नहीं तो वो प्राइवेट में चला जाता है, प्राइवेट में जाता है तो उसका पैसा ज्यादा खर्च होता है। तो जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है वो ठीक करना पड़ेगा, सबसे मेन बात वो है। अगर वो ठीक हो जाता है तो सरकार के जो पॉलिसियां हैं, जो सरकार ने समय समय पर जो पॉलिसियां स्टार्ट की जाती हैं, वो एक आम नागरिक तक पहुंचे, एक गरीब आदमी तक पहुंचे, तब वो जाके यहाँ का सिस्टम ठीक होगा। और उसका समय समय पर यहाँ के जनप्रतिनिधि, अगर हमें मौका मिलता है तो हम उसका बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर काम करेंगे कि इसमें क्या ये समस्या आई हुई कि लोग हमारे जो इस चीज से गवर्नमेंट स्कूल से पीछे हटे हुए हैं। और सरकारी हॉस्पिटलों की बात करें तो सरकारी हॉस्पिटल फैसिलिटी ज्यादा है, वहां तो सिर्फ जो अधिकारी हैं वो लिपापोती करते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी कि आप एक जो सरकार की जो फैसिलिटी है वो एक आम नागरिक तक पहुंचाओ। यहाँ बहुत बुरा हाल। अगर मैं छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा कि आप पेंसिल के लिए अब मेडिकल होता है, तो उसमें क्या कैसे परेशान करते हैं लोगों को। मेडिकल के लिए एक फॉर्म लेना होता है, अगर किसी बुजुर्ग की उम्र 60 साल से ज्यादा हो गई और उसके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है, तो सरकार ने आदेश क्या दे रखा है कि सरकार ने आदेश दे रखा है कि आप इसका मेडिकल करवाएं। इन्होंने, सरकार ने क्या कर दिया कि सीएससी सेंटर लाए जाए, सीएससी सेंटर में आप ऑनलाइन करवाओ। सीएससी सेंटर किस लिए लाए गए कि पारदर्शिता आए, जो घपले होते थे जो पेंसिलों में उनको दूर किया जाए। लेकिन वो योजना बहुत अच्छी थी, हम ये नहीं कहेंगे कि सीएससी सेंटर लेना गलत योजना है, लेकिन सीएससी सेंटर वाले जो सरकार के नियम है उनको फॉलो नहीं करते। अब सरकार का नियम है, एक बुजुर्ग आदमी की पेंसिल बनानी है तो उसमें 3 नियम दे रखे हैं। या तो वो उसकी जो 10वीं की जो सर्टिफिकेट है, योग्यता, उसमें उम्र पूरी होनी चाहिए, या उसकी जो संतान है उसकी 41 साल उम्र पूरी होनी चाहिए, या उसका जो पहचान पत्र है उसमें 10 साल से पुराना होना चाहिए। अब हमारे सीएससी सेंटर वाले क्या करते हैं, जबकि उनके पास लिखित आदेश है, ऑनलाइन करते हैं। आप किसी कोई बुजुर्ग उनके पास ऑनलाइन करवाने जाएगा तो 100 रुपए उनसे रसीद का ले लेंगे, ऑनलाइन कर देंगे। बाद में फाइल जमा हो जाती है, 2 महीने बाद फाइल वापस आ जाती है, मैसेज आता है मोबाइल पे, क्यों नहीं बनी पेंसिल, टेक्निकल एरर।
अब दोबारा जाके उनसे मिला जाता है तो वो कह देते हैं कि जी इसमें टेक्निकल एरर था, आपका दोबारा से फिर ऑनलाइन कर देता है। मेरे पास फाइल रखी है एक एक बुजुर्ग की 5-5 बार CSC सेंटर वाले ऑनलाइन कर देते हैं। तो सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जब सरकार ने आदेश रखा है कि ये 3 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उनका ऑनलाइन हो, तो ये जिनके पास वो डॉक्यूमेंट्स है नहीं उनके ऑनलाइन क्यों करते हैं? और एक बार हो भी गई और उसमें टेक्निकल एरर है तो दोबारा क्यों करते हैं? फिर बात आती है मेडिकल की, तो इनको एक फॉर्म जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिया जाता है, उस फॉर्म के लिए 3-3 बार चक्कर कटवाए जाते हैं कि आज नहीं, आप सोमवार को आना, मंगलवार को आना। और उसके लिए भी एक सेंटर बना रखा है सिर्फ नॉर्मल पूरे जिले में। बाकी हॉस्पिटलों किसी को भी अधिकार नहीं है। मेरठ जिला है लेकिन यहाँ के हॉस्पिटल में डॉक्टर को अधिकार नहीं है कि वो किसी बुजुर्ग की मेडिकल कर दे। नॉर्मल जाते हैं 3 दिन 4 बार उसके चक्कर लगाओ, मेडिकल फॉर्म मिलेगा। उसके बाद में मेडिकल के लिए आप अप्लाई करो, वहां डॉक्टर ऐसे बैठे हैं कि 72-72 साल के जो बुजुर्ग हैं उनकी वो 60 साल से कम लिख देते हैं। तो काम कैसे होगा? जब तक सरकार जो नियम जो बनाए हैं, नियम बनाना अच्छी बात है, लेकिन उनको ये देखना चाहिए कि वो ग्राउंड लेवल पर उनको लोग, यहाँ के जो अधिकारी कितना फॉलो कर रहे हैं। जो नहीं करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर 1-2 CSC सेंटर वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी तो बाकी जो ये घोटाला हो रहा है अपना बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं करवानी पड़ेंगी जब जाके सिस्टम ठीक होगा। सर, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि एक ऑडियो वायरल हो रहा था जिसमें रामविलास जी जो यहाँ से जो शिक्षा मंत्री हैं उनके लड़के की और किसी गैंग के बीच में बातें चल रही थी, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, जो ऑडियो वायरल हुआ था उसमें हमने भी, जब वो वायरल हुआ तो उसके बाद में सरकार से मांग की थी और यहाँ के मंत्री जी का हमने पुतला भी जलाया था, उस चीज़ का विरोध भी किया था कि ये हमारे लिए तो बड़ी शर्म की बात है कि हमारा जो प्रतिनिधि, जो आज इतना बड़ा कदावर नेता है और हमारा विधायक भी है, यहाँ मंत्री भी है, और यहाँ की जनता ने बहुत भारी संख्या में अब की बार वोट भी दिए थे, और जहाँ तक उनके जो लड़के की जो ऑडियो आई है, जो वायरल हुई है, वो तो बड़ी एक हमारे लिए तो बड़ी शर्म का विषय, क्योंकि वो पूरे देश में वो वायरल हुई है। और जब बात आती है कि भाई ये कहाँ से है, तो उसमें मेहंदड़ का भाई विधायक है, तो हमारा जो मेहंदड़ विधानसभा का नाम भी कलंकित हुआ है इससे। जहाँ भी हम बैठते हैं, जहाँ भी जाते हैं गाँव में, तो उस ऑडियो की बड़ी चर्चाएं चली हुई हैं। आगे आपके जो विधायक है उसका बेटा एक बदमाशों से, जो आदमी जेल में है, उनसे इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, ये बड़ी शर्म का विषय है। जब यहाँ प्रतिनिधि का काम होता है कि प्रशासन की व्यवस्था को ठीक किया जाए, यहाँ जो बदमाश है उन पर कंट्रोल किया जाए, और पुलिस अधिकारियों से जो यहाँ गैंगवार हो रही है, जो बदमाशी हो रही है, उनको रोका जाए। लेकिन उस 41 मिनट की ऑडियो को मैंने भी सुना, पूरी जनता ने सुना है, उसमें इस प्रकार की बात तो कहीं देखने को नहीं मिली। एक शिक्षा मंत्री का पुत्र एक चंद वोटों के लिए, जिनका सामाजिक लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं जनता की मांग को, उनका तो शिक्षा मंत्री ध्यान नहीं दे रहा, और शिक्षा मंत्री का जो पुत्र है एक चंद वोटों के लिए, उनके परिवार के कितने वोट होंगे, 5 वोट होंगे, 10 वोट होंगे, उनके लिए गिड़गिड़ा रहा है कि आप हमारा सहयोग करें। और उस ऑडियो में इस प्रकार की बात आ रही है कि 50-50 लाख की मंथली हमारे जिले से ली जा रही है। ये बात उस ऑडियो में शिक्षा मंत्री के पुत्र कबूल रहे हैं कि वो फलाना आदमी 50 लाख की मंथली ले रहा है, मैंने उस जेलर की बदली करवाई, उस अपराधी को फलाने जो ना जेल से ट्रांसफर करवा के मैंने नारनौल में करवा दिया। और एक उसमें सबसे ऐसे भाषा इस्तेमाल हुई। देखो, एजुकेशन मिनिस्टर शिक्षित व्यक्ति होता है और उसका पुत्र है, उसको अभिव्यक्ता बनाया गया है हमारे जो पार्टी का, जो सरकारी एक पद होता है 5 साल के लिए, वो उनकी 2 बेटियां हैं, वो बार बार उसमें एक शब्द यूज करा है कि मेरी 2 छोरियां हैं। अब मैं बात करूं तो कोई अनपढ़ आदमी भी अपनी बेटियों को आज के दिन छोरियां नहीं कहता, इतनी असभ्य भाषा का उसमें प्रयोग किया गया है। तो ये तो हमारे लिए बहुत एक शर्म का विषय है, और ये जनता को इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे जनप्रतिनिधि, देखो उनकी क्या हालत हो रखी है आज, किस प्रकार से। इस ऑडियो से एक बात जरूर साफ हो रही है, चाहे वो शिक्षा मंत्री के पुत्र इस बात को माने नहीं माने, और हमने भी उनसे कहा था कि आप या अभी तक उन्हें स्पष्टीकरण नहीं दिया है, 10 से 15 दिन होने वाले हैं, हमने उनसे खूब मांग की थी कि भाई या तो आप स्पष्टीकरण दो, नहीं तो यहाँ मेहनत की जनता ये मान लेगी कि ऑडियो जो है आपका ओरिजिनल है। उनके कुछ समर्थक कह रहे थे कि फेक है, मैं चलो उनकी बात हम मान लेते हैं कि वो फेक है, तो प्रशासनिक कार्रवाई क्यों नहीं करवाते? अगर मेरा ऑडियो किसी ने फेक वायरल किया है तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करवाओ, ताकि जनता को ये लगे कि आपका किसी ने दुरुपयोग किया है। अब पीछे जैसे यहाँ नारनौल से बीजेपी के जो चेयरमैन थे, उनका एक वीडियो वायरल हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि फेक है। सबसे पहले उन्होंने पार्टी के जो चेयरमैन का पद था उनसे त्याग पत्र दिया, हमें नहीं पता वो फेक था सही था, मैं उस बात को नहीं जानता, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने कहा कि ये जो वीडियो है ये फेक है, मैं अपने पार्टी की छवि खराब नहीं होने दूंगा, पद से त्याग पत्र दूंगा, और उन्होंने कहा कि मैं जांच करवाऊंगा। उन्होंने जांच करवाई, और जो उसमें दोषी थे जिन्होंने फेक बनवाया था आज वो जेल में है। अगर शिक्षा मंत्री के पुत्र इस बात को ये कह रहे हैं कि फेक है, तो क्यों ना उसकी वो जांच करवाएं? आज सारी जांच एजेंसियां उनकी हैं,
और वो उसकी जांच करवाएं, जिन लोगों ने वायरल किया है उनको सजा करवाएं, ताकि मेंढड़ की जनता को ये पता लगे कि गलत कौन है और सही कौन है। अब जैसा उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी है तो यहाँ की जनता ये मान के चल रही है कि ये ऑडियो ओरिजिनल है, और जो शिक्षा मंत्री के जो पुत्र हैं वो क्रिमिनल लोगों से मिले हुए हैं और भ्रष्टाचार का उन्होंने खुद कबूला है। तो यहाँ की जनता ने मान लिया कि भ्रष्ट व्यक्ति हैं, और आने वाले जो यहाँ के जो विधानसभा चुनाव में, उस चुनाव में इस बात का यहाँ की पब्लिक अब की बार वोट के माध्यम से उनको जवाब भी देगी। सर, जो ये जिला मुख्यालय की जो मांग है अभी आपकी, ये कब तक चलती रहेगी या फिर सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बन के रह जाएगी? देखो, जिला मुख्यालय की जो मांग है हम लगातार उठा रहे हैं। राजनीतिक मुद्दा तो पार्टियां बनाती हैं, जो पार्टियों के नेता होते हैं अभी तक किसी ने बनाया नहीं है, क्योंकि ये तो एक सामाजिक मंच है और इसमें किसी पार्टी का बैनर नहीं लगा, किसी नेता का बैनर नहीं लगा। ये तो एक मेंढड़ सम्मान संघर्ष समिति हमने मेंढड़ के जो हितों की लड़ाई के लिए बनाई हुई है, उसके माध्यम से धरना चला हुआ है और चलेगा जब तक सरकार इस बात को नहीं मानेगी, चाहे उसमें समय कितना भी लगे। ये तो एक मेंढड़ के सम्मान की बात है, जब तक ये सरकार नहीं मानेगी इसको हम जारी रखेंगे। और राजनीति वहाँ अभी तक कोई हुई ही नहीं है और आगे भी हम वहाँ कोई राजनीतिक पॉलिटिकल इस प्रकार का कोई हम बैनर नहीं लगाने देंगे। ये मेंढड़ सम्मान संघर्ष समिति के माध्यम से हमारी मांग जारी रहेगी। सर, जब राजनीति की बात चल चुकी है तो एक चीज और भी आपसे पता कर लेते हैं कि कौन सी पार्टी में जाने का आपने विचार बनाया है या निर्दलीय लड़ने का विचार बना रहे हैं? देखो, जहाँ पार्टी की बात आती है, फिलहाल तक मैंने कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं करी है। मैंने पहले भी कई बार प्रेस के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से बताया कि हम कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी है। मैं अपने संगठन के माध्यम से, लोगों के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से अभी तक हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और जहाँ तक पार्टी की बात है, हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं हैं। हम तो उन नेताओं के विरोधी हैं जिन्होंने यहाँ 40 साल तक राज किया और मेंढड़ की जनता को विकास से और मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा। जो आज हमारे हालात है मेंढड़ के, उसके जिम्मेवार यहाँ के नेता हैं, पार्टियां नहीं है। क्योंकि पार्टी में जब तक आप आवाज नहीं उठाओगे, नेता की बात हम मान लें, पार्टी को दोषी हम उस समय दे सकते हैं जब आप किसी पार्टी से हो और आप उस मांग को विधानसभा में या मुख्यमंत्री के सामने उठा रहे हो, और मुख्यमंत्री अगर आपकी मांग को पूरा नहीं कर रहा है, कोई पार्टी पूरा नहीं करती है, तब पार्टी को दोषी माना जाता है। लेकिन हमारे जो यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने तो यहाँ की आवाज ही नहीं उठाई। वो तो अपने पर्सनल बिजनेस में, अपने लीपापोती में, बदमाशों को शरण देने में, ये इस प्रकार के कामों में वो लगे रहते हैं। उन्होंने ऐसा, उनके पास कोई भी सबूत नहीं है कि यहाँ के जो पूर्व विधायक दान सिंह और यहाँ के वर्तमान विधायक रामविलास, अगर वो साबित कर दें इस बात की, तो मैंने पहले भी चैलेंज किया था, अगर वो ये बात साबित कर दें कि विधानसभा में कभी भी उन्होंने जिला मुख्यालय की मांग को उठाया हो, तो मैंने पहले भी कहा था कि मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा, या अगर इस बात की वो दिखा दें तो। अब ये मानो, आप जिन्होंने 40 साल तक राज किया, 40 साल में कितनी विधानसभा में उन्होंने हिस्सा लिया, कितनी बार वहां प्रश्नकाल हुआ, लेकिन आज तक मेंढड़ गीत की बात नहीं उठाई। अब भी रामविलास शर्मा 9 जनवरी को जब हमें आश्वासन देके गए थे, उसके बाद में अब विधानसभा हुई थी। विधानसभा में सभी नेताओं ने अपने क्षेत्र की आवाज उठाई और पार्टी वालों ने भी उठाई, विपक्ष वालों ने भी उठाई। लेकिन हमारे लिए हमेशा चिंता के विषय रहा है कि न तो हमारा जो पक्ष का नेता आवाज उठाता और न ही विपक्ष का उठाता। तो ये हमारे लिए बड़ी चिंता के विषय रहा है कि दोनों नेताओं का जो ना, ये इन्होंने आवाज नहीं उठाई, और यही कारण है विकास में उनका। सर, स्टेट न्यूज़ हरियाणा से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। जी, थैंक यू। कुलदीप जी ने बड़ी ही बेबाकी से हमारे हर सवाल का जवाब दिया। मैं अपनी टीम के साथ अमित अमन, स्टेट न्यूज़ हरियाणा।